आई वॉज लिटिल बिट बिजी रिगार्डिंग सम वर्क, इसलिए नहीं दे पाए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल एवरी डे दिस वीडियोज़ रिगार्डिंग योर MCQ सीरीज़ उत्तराखंड LT एग्जाम्स से रिलेटेड। तो वही हम मैराथन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो सीरीज़ में मैं टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ ऑन द MCQ सीरीज़ है ऑन द फिगर ऑफ स्पीच। तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इस वाले एक्सप्रेशन में, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब जिन्होंने ये पढ़ा है, जिनको देखो मैंने अभी ये कुछ क्लास में पढ़ाया भी था, और जिन लोगों ने ये पढ़ा है, पहले से पढ़ा है, वो बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो नो मीन, नो लग गया ना जहाँ पर, और ऑपोजिट लग गया इसका मीन का ऑपोजिट, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, लिटोट्स। अगर आप लिटोट्स पढ़े हैं तो लिटोट्स में आपको पता होगा LITOTES, इसमें हमेशा नेगेटिव लगता है, नेगेटिव नॉट लग जाएगा और वर्ड का ऑपोजिट लग जाएगा, जिससे कि मतलब में कोई भी चेंज ना हो। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच ऑफ लिटोट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, next is your select from the given alternatives the figure of speech in the following sentence। अब यहां नीचे वाले में से आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये। The whole city went out to see the victorious general। देखिए क्या कह रहा है कि जो पूरा सिटी था वो कहां चला गया, जनरल को देखने चला गया। तो यहां पर मिटोनमी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि होल सिटी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिटी गई होगी। आप समझ में आ रहा है ना, ये जो होल सिटी है, ये होल सिटी किसके लिए डेजिग्नेट की गई है, लोगों के लिए। कभी सिटी घूम के जा सकती है, सिटी जाएगी जनरल को देखने के लिए, जीतने वाले जनरल को, सिटी तो नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिटी को, नॉन लिविंग को यहाँ पर लिविंग के रूप में बनाया है और हिडन मतलब निकाला है लोगों के संपर्क में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, मिटोनमी का है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज योर मिटोनमी। मिटोनमी मैंने पढ़ाया भी है, ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन नेम ही होता है। किसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं, उसको वो नाम ना दे के हम उसको दूसरा नाम दे दिया हमने। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे थ्रोन ऑफ मोनार्क है तो वो मोनार्की के लिए है। बेंच फॉर द जज आता है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसी, जैसे मैंने बोला क्राउन, तो क्राउन से हमें अपने आप पता चल जाता है राजा की बात हो रही है। पेन से हमें अपने आप पता चल जाता है कि राइटिंग की बात हो रही है। स्वॉर्ड से हमें पता चल जाता है कि भाई ये शोल्जर की बात हो रही है ना। और तो बस यही सब चीज़ें हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हमें ऑटोमेटिकली उसका मतलब पता चल जाता है ये किसके संदर्भ में बात हो रही है। उसी को हम मिटोनिमी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर मिटोनमी एंड द अपर वन इज योर लिटोट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, थर्ड वाला है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन ओड टू नाइटिंगेल, ओ, ये जो ओ है, ठीक है, for a drought of vintage that hath been cooled a long age in the deep drilled earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth। अब ये पूरी लाइन दी है। अब इसमें एक लाइन में आपको पूछ रहा है कि आपको एग्जाम्पल बताना है ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है। तो आपको जो बता दें, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें ये जो लाइन है, लाइन विंटेज द फ्लोरा ऑफ द कंट्री ग्रीन, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लिखा नहीं है, मैं बता दूँ आपको। इसके आगे एक लाइन है और वो लाइन ये है कि सनबर्न्ट मर्थ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सनबर्न्ट मैं यहीं पर लिख देती हूँ, SUN सन,
BURNT, इसी के आगे की लाइन थी सन बर्न्ट मर्थ, MIRTH। आप चाहे तो इसको अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा, सन बर्न्ट मर्थ। ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? तो सन बर्न्ट मर्थ ये एक पोयम ओड टू अ नाइटिंगेल से ली गई है, जो जॉन कीट्स ने लिखी है। और ये सिनएस्थीसिया, ये एक सिनएस्थीसिया फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें से लिया गया है, जिसमें कि जो पोयम है वो फोकस कर रही है, स्पीकर खड़ा है एक डार्क फॉरेस्ट में और वो सुन रहा है ब्यूटीफुल बिगुलिंग सुन रहा है, अच्छे अच्छे गाने सुन रहा है नाइटिंगेल के द्वारा, जो बर्ड्स उसको प्रवोक कर रही है कि वो क्या कर सके, डीप मेडिटेशन कर सके बाय द स्पीकर, मतलब समय पे जो ब्यूटी है, नेचर है और जो ह्यूमन की जो सफरिंग है उसको वो महसूस कर सके। अगर मैं इस पोयम की मतलब बताऊं तो ये निकल के आता है, ठीक है। और सिनेस्थेसिया फिगर ऑफ स्पीच एक रिहोटेरिकल डिवाइस है, या वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर एक सेंस को डिस्क्राइब किया जाता है दूसरे सेंस में, और ज़्यादातर इसको हम सिमिली के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जहाँ हम कंपेयर करते हैं ना दोनों में से एक चीज़ कॉमन, सिमिली, तो ये इसको हम सिमिली, एक फॉर्म ऑफ सिमिली ही कभी कभी हम कह देते हैं, क्योंकि सिमिली नहीं दिया तो ये सिनेस्थेसिया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द पोयम एब्सेंसेस इज रिटन बाय। एब्सेंसेस जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो एब्सेंस एक तरीके का मेटाफोर है फॉर द लाइफ। अभी मैं बता दूंगी। इसको लिखा पहले किसने है ये देख लीजिए, डॉम मेयर्स ने लिखा है। अब एग्जाम में क्योंकि ये आपके कोर्स में है नहीं, तो कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछ लिया जाए इसमें, तो आप लिख सकते हैं कि फॉर मोरेस जो है एब्सेंस यहाँ पर एक मेटाफर है लाइफ का। इस पोयम में जो एब्सेंस है, जो वर्ड है इस पोयम में, जो ये एब्सेंस है, ये मेटाफर है। तो मेटाफर का तो आप जानते ही हैं, इसका जो टाइटल है, जो लेटर लीड अपने आप में एक टाइटल देता है, कलेक्शन देता है ओवरलैपिंग का। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो आप ऑल टुगेदर जो होल्ड कर रहा है वो वैरायटी ऑफ एब्सेंसेस है, ठीक है ना। तो दैट इज़ योर एब्सेंस जो है वो डॉम मोरिस का लिया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा है? मेटाफर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली पॉइंट्स आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता होगा, ये पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम कहते हैं ना, जिसमें हम बोलते हैं कि जो चाइल्ड है वो क्या है? इंसान। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। तो इसमें हमारा आता है, साफ लगता है ये एब्सर्ड बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट, तो इसीलिए ये क्या है? पैराडॉक्स है। दिस इज योर पैराडॉक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 6th वन। अब हम 6th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सॉरी दिस इज 6th क्वेश्चन है आपका, identify the figure of speech in the following passage. The sun came up upon the left, ठीक है, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो went down into the sea, अब क्या है? सन ऊपर उठा, लेफ्ट की तरफ आया, वो आके आउट ऑफ द सी केम ही। अब याद रखो, मतलब सन को यहाँ ही बना दिया कि वो वहाँ से निकलकर उसने हमको, मतलब उसने हमको देखा, ठीक है, ही बना दिया सन को। यही एक पॉइंट है जहाँ पर आप समझ सकते हो, ही किसके लिए कह दिया है? सन के लिए कह दिया है, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन में कहता है एंड ही शोन ब्राइट, ही फिर ये सन के लिए है कि उसने अपनी रोशनी दिखाई, ऑन द राइट, बिल्कुल सही समय पे, वेंट डाउन इनटू द सी, और उसके बाद राइट की तरफ दिखाने के बाद वो दोबारा समुद्र के अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ सन को पर्सोनिफाई कर दिया, इंसान बना दिया। तो यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच आएगा दैट विल बी योर पर्सोनिफिकेशन, और ये लीव एस.टी. कॉलरिज की पोयम है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, उससे ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
7th क्वेश्चन है आपका, हेयर दो ग्रेट एना whom three realms obey, does sometimes counsel take and sometimes tea. These lines are the examples of what? देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ऑपोजिट की बात कर रहा है। ऑपोजिट मतलब हम कह सकते हैं एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ली गई है, ये लाइन जो ली गई है, ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन ली गई है, ठीक है। और यहाँ पर वो एक सडन ट्रांजिशन बताता है डिस्कोर्स का, एक सिग्निफिकेंट आइडिया है, उससे एक मतलब बिल्कुल एक सही आइडिया है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 वो किस पे चला गया, एक मॉक हंसी वाली बात पे आ गया। हेयर दो ग्रेट एना, यहाँ ग्रेट एना है जो रियल्म है, ओबे कर रही हैं, कभी कभार काउंसलर्स उसको ले जाता है, चाय पिलाने ले जाता है। तो हम एंटी क्लाइमेक्स में मैंने जब आपको बताया था, जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने पहले भी पढ़ा होगा कहीं से भी, तो उन्हें भी पता होगा कि एंटी क्लाइमेक्स में पहले की लाइन में थोड़ा सेंस होता है, आगे आगे जाके इनके सेंस बिल्कुल नॉनसेंस हो जाते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं। चाय की बात कहाँ से आ गई, ठीक। तो ये कोई सेंस नहीं दिखा रहा, मजाकिया बन रहा है, तो वो है आपका एंटी, ये गलत लिखा है, एंटी की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, एंटी क्लाइमेक्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप की है और अलेक्जेंडर पोप आपके कोर्ट्स में है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज आर कॉन्ट्रारीज इट इज कॉल्ड। कहता है कि यदि पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब उल्टे चीजें आपस में एकदम कंबाइन हो जाएं, तो उसके बाद वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनाएंगे। तो ये तो सबसे आसान है, आप बना ही लेंगे, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ये ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन क्यों है, देखिए मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला बिटर, BITTER, बिटर, और बिटर के बाद ही मैंने लिख दिया स्वीट, है ना। तो बिटर और स्वीट दोनों एक साथ लिख दिए, और दोनों के दोनों क्या है, पैराडॉक्स, अपोजिट है अगर देखा जाए आपका, तभी उसने पैराडॉक्सिकल अटरेंस कहा, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं जैसे बोल दूं प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक और ग्लास दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो ऑक्सीमोरोन सिमिलर इस तरीके से होते हैं कि वो पैराडॉक्स की तरह होते हैं, ठीक है, एंटीथेसिस की तरह होते हैं, लेकिन हम इन्हें पोइट्री और इसमें अलग तरीके से इनको यूज़ करते हैं। तो हमने मतलब कहने का मतलब है, हमने बिटर और स्वीट दोनों चीज़ डाल दी, ठीक है, मीठा और कड़वा, है ना, और प्लास्टिक ग्लास डाल दिया, वाइस फूलिश डाल दिया, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डाल दिया। तो ये दोनों के दोनों जो ऑपोजिट है और एक साथ मिल रहे हैं, तो इसी वजह से हमने इनको क्या कह दिया, ऑक्सीमोरोन। इसका उत्तर आपका आंसर होगा ऑक्सीमोरोन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, which of the following figures of speech is used in the sentence I have read all of Milton। ठीक है, देखिए I have read all of Milton, देखो मैंने पूरा मिल्टन पढ़ लिया। अब ये आप जानते हैं पूरा मिल्टन पढ़ लिया का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने मिल्टन पढ़ लिया, इसका मतलब ये है मैंने मिल्टन के काम पढ़ लिए। तो ये क्या है, मिटोनमी का उदाहरण है, मिटोनमी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स। प्ले मतलब कोई प्ले है और वो शब्दों के ऊपर चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पन, PUN, पन। एक ये अम्यूजिंग यूज है वर्ड का, जिसमें दो मीनिंग निकलती हैं अलग अलग शब्दों के, और साउंड सेम करता है, मतलब वो एक ही निकालता है, तो इसीलिए उसने कहा इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स, पन, PUN, पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्यूवोके। इक्यूवोक इस क्या, इक्यूवोक को हम कहते हैं श्लेष अलंकार, श्लेष कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक स्पेशल टाइप का ही पन कहते हैं हमको, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ का पन है, जिसमें कि इनफैक्ट ऑफ हैविंग मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रही है, तो इसलिए क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पन है। पन मैंने आपको भी बताया, ये एक एम्यूज वर्ड है जो दो मीनिंग निकालता है या दो अलग शब्दों का एक ही मतलब निकालता है, ठीक है। और इक्यूवोक क्या है, श्लेष अलंकार, जो एक क्या है, एक तरीके का हम कह सकते हैं दो से ज़्यादा मीनिंग निकाल ले पन का ही, एक स्पेशल टाइप ऑफ पन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे।
देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिटरेशन। एलिटरेशन का सही शब्द क्या है, क्या मतलब है। तो देखिए एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रिपीट हो, मतलब कोई भी स्पीच का जो साउंड है वो एक सीक्वेंस में नए अलग जो शब्द है वो एक ही जैसे क्या करें, रिपीट करें। ठीक है, जैसे हम कहें इसको डेफिनेशन के अनुसार, जैसे मैंने बोला बॉ साउंड, बॉब है, सपोज मैं कोई आपको उदाहरण दूँ, BOB बॉब, तो बॉब में जो बॉ का साउंड है हिंदी में हम उसको बोलते हैं बॉ, जो बॉ का साउंड है तो वो बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स, समझ रहे ना, बॉ का ही आ रहा प्रयोग, बॉब ब्रॉट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट। तो रिपीटिंग साउंड मस्ट अकर आइदर, अब जो रिपीट हो रहा है बार बार बॉ, वो कहाँ हो रहा है, या तो पहले लेटर में हो रहा है या फिर जो सिलेबस है, सिलेबस मैंने आपको बताया था नए नए जो वर्ड्स हैं उनमें इनका रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो बॉ 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 बॉक्स बॉब ये आ रहा है ना, तो इसी को हम एलिटरेशन कहते हैं। तो इसकी अगर उदाहरण, ये इस फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कहोगे इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, जो नए नज़दीकी जो शब्द है उनके जैसा इसका साउंड होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, जैसा भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है ना। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, तो कितना विरोध है अपने आप में, जब हाँ विरोध आ गया, गुड टीचर भी है लेकिन गरीब है, तो ये एनीथीसिस का है, जो एक स्ट्राइकिंग अपोजिशन मतलब कॉन्ट्रास्ट बता रहा है शब्दों के सेंटिमेंट्स के थ्रू। एक ही सेंटेंस में हमें सेंटिमेंट्स भी दिख रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग में स्ट्राइकिंग दिख रहा है, तो वो एंटीथेसिस है। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एंटीथेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट जस्ट अ मिनट, 14th क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। समझ में आ रहा है। अभी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन ऊपर पहले यही बताया कि बार बार रिपीटिशन हो रहा है, जैसे अलोन अलोन, देख रहे हो, अलोन अलोन फिर अलोन फिर अलोन, तो बार बार रिपीटिशन हो रहा है उसी शब्द का, तो दैट इज योर एलिटरेशन। क्या है ये, एलिटरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ऊपर मैंने डेफिनेशन भी बताई, इसकी एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था, ये पूछा गया था। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 15th क्वेश्चन है आपका, दिस इज द 15th क्वेश्चन, लेट अस सी which of the following which figure of speech do we see in the following expression, 10,000 saw I at a glance। देखो डैफोडिल से ली गई है, डैफोडिल्स किसने लिखी थी ये आपको भी पता है, ली थी किसकी है, एस टी कॉलरेज जी की, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की, सॉरी। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि मैंने एक ही साथ 10,000 डैफोडिल्स देख लिए। डैफोडिल्स क्या थे, पेड़ थे, वो फूल थे, ठीक है ना। तो आप मानते हो इसको कि डैफोडिल्स मतलब एक साथ आप 10,000 फूल देख सकते हो अपनी आंखों से, ये तो नहीं हो सकता। इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोला है, तो जिस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। अगर हाइपरबोल ना दिया होता, एग्जैगरेशन दिया होता तो वो भी सही था, दोनों में से कोई भी हो, दे बोथ आर सेम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस हैव अ लुक। Choose one word from the options which describes the phrase most accurately. Gradual recovery from illness. देखिए थोड़ा समझिएगा, हाँ, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, जो इसका जो मीनिंग है इसका, वो मीनिंग ये आता है, इसकी जो मीनिंग है ये देख लीजिए आप,
कि ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इसको हम कॉन्वेल्सनेस कहते हैं। इसका मतलब यह है पेनेशिया, मतलब समथिंग दैट पीपल थिंक विल मेक एवरीथिंग बेटर, अच्छा बनाएगा और वो सॉल्व करेगा सारे प्रॉब्लम्स को। तो सारी प्रॉब्लम्स को कहते हैं ना रामबाण है ये, तो रामबाण के तभी तो उसने बोला ग्रेजुअल रिकवरी, धीरे धीरे बीमारी से आप सही है हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बेटर चीज़ बना रहा है, रेमेडी है, वो एक रामबाण है। तो इसीलिए वहाँ पर कॉन्वेलेसेंस कहते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, कॉन्वेलेसेंस, दिस विल बी द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन, एंड 17th क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑफ वर्ड्स। अभी आया था ये प्ले ऑन वर्ड्स, हम किसको कहते हैं, पन को कहते हैं। बिल्कुल आपको अपने आंख बंद करके भी आप इसको बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको आ रहे होंगे समझ में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, दीज आर द 17 क्वेश्चंस। आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो लोग इतना साथ दे रहे हैं और विश्वास करके चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। मैं एक चीज़ और डिक्लेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर वीडियो के थ्रू कि हमने जो बच्चे LT के बाद, जैसे लेक्चरर का भी पेपर आने वाला है, तो कोई बच्चा लेक्चरर के लिए भी अगर इच्छुक हो तो वो मेरे थंबनेल में दिए हुए मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस उसकी भी अवेलेबल करा सकती हूँ। तो मतलब मैं LT के बाद, LT के साथ साथ ही मैं लेक्चरर का भी कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हों लेक्चरर देने के लिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक LT में जो चाहते हैं भाई LT, क्योंकि ये 15 दिन ही है, 10-15 दिन के अंदर जो जुड़ सकते हैं, उसके बाद देन आई एम नॉट गोइंग टू, क्योंकि फिर वो बात नहीं रहेगी। तो जिन बच्चों को ज़रूरत है कि सच में हमें डिटेल में पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो चलो इतनी ज़रूरत नहीं है, वो MCQ मैराथन सीरीज़ पढ़िए, अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है, जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट